वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट वीकली करंट अफेयर क्लासेस। मैं गौतम कुमार सिंह वीकली करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले एक सप्ताह के न्यूज़ को, जो उसमें महत्वपूर्ण न्यूज़ होते हैं यूपीएससी प्री के लिए और मेंस के लिए, उसके आधार पे हम उनको देखते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उनको समझते हैं, उनमें से देखते हैं कि क्या हमारे काम की है, क्या कहाँ उपयोग हो सकता है, या न्यूज़ को किस तरह से देखना चाहिए। हमें जो भी चीज़ करना है अपने तैयारी के दौरान, उसमें ये याद रखना है कि हमारा जो सिलेबस है यूपीएससी का, जो यूपीएससी का सिलेबस है, ये हमें बताता है कि हमारा न्यूज़ या हमारा न्यूज़पेपर पढ़ने का एरिया कितना होगा। ये हमारा एरिया हो गया, ये सिलेबस एरिया हो गया। हमें इसी के अंदर की न्यूज़ को पढ़ना है, इसके बाहर की न्यूज़ को हमें नहीं पढ़ना है। भाई बहुत समय है, बहुत खाली है, आपने सारी तैयारी कर रखी है और आप बिल्कुल फ्री हैंड है, फ्री टाइम है, तो आप बढ़िया पढ़िए उसको। लेकिन हमें अमूमन जो तैयारी के दौरान जिसको अध्ययन करते हैं, करंट अफेयर का जब अध्ययन करेंगे तो इसके ये जो सर्किल है, ये सर्किल क्या है? यूपीएससी सिलेबस। इसके बाहर नहीं जाना है, ठीक है। अब न्यूज़ को कितनी गहराई से देखना चाहिए, ये बताता है कि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे यूपीएससी के प्री में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनकी गहराई, उनका नॉलेज लेवल, और मेंस जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें आपसे क्या डिमांड करता है, इन दोनों को अगर आप ध्यान रखोगे तो आप अपने काम की चीज़ें अपने न्यूज़पेपर से पढ़ लोगे। आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़े जिसमें आपकी सिलेबस के ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हों, वो देखते जाएं, जिससे आपको ये न रहे कि हमें कोई चीज़ छूट गई या न छूट गई। अगर आप इस क्लास को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी समस्या नहीं है। काम की सारी चीज़ें मैं यहाँ दे देता हूँ। कुछ चीज़ें जो आपके काम की नहीं लगती तो हैं लेकिन एक्चुअल में होती नहीं है, उनको मैं छोड़ देता हूँ। जैसे अभी जो न्यूज़ में चर्चा चल रही है, संविधान पीठ की बैठकें बहुत सारी होती हैं, उनसे हमारा न्यूज़पेपर भरा रहता है। जैसे अभी इलेक्शन कमीशन का ही मामला चल रहा है, या और भी बहुत सारे मामले हैं, ठीक है। एनजेएससी का मामला है, कॉलेजियम सिस्टम का मामला है, ये डेवलपमेंट हो रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि न्यूज़पेपर डे बाय डे वो अपनी बातें कहता है। हम उनको तब देखें जब उसमें कुछ डेवलपमेंट हो चुका हो, यानी कि कोई ना कोई निर्णय आ गया हो। अभी निर्णय में रोज़ उसमें कमेंट्री होगी, रोज़ सरकार कोई पक्ष लगाएगा, न्यायपालिका कोई पक्ष लगाएगी। उसमें अगर कोई चीज़, कोई कोटेशन, कोई बातें, कोई महत्वपूर्ण तथ्य है तो हम ज़रूर ध्यान देते हैं, नहीं तो चीज़ें जो चल रही होती हैं, और चूँकि ये मुद्दे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में हैं तो कहीं ना कहीं वो ऐसे मुद्दे हैं जो संविधान के कई बंधों में आपस में टकराव को लेकर होते हैं, उन्हीं का हल निकालना पड़ता है न्यायपालिका को। ऐसे में जब तक वो निर्णय नहीं हो जाता है तब तक हम कोशिश करते हैं कि हम उन पर ध्यान न दें, तो हमारा बहुत सारा समय बच जाएगा अन्य छोटे छोटे बड़े बड़े न्यूज़ जो एक्चुअल में एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए बहुत लाभप्रद है, ठीक है। तो होप सो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपके अपने सिलेबस को देखना है, सिलेबस और क्वेश्चन के अनुसार आप अपने न्यूज़पेपर को देखिए, उसमें से जो आपको काम की चीज़ें लगे वो पढ़िए। और कई बार क्या होता है, जैसे इलेक्शन कमीशन आदि, ये सब न्यूज़ है आपके सिलेबस का, लेकिन अभी वो रनिंग चल रही है, दौड़ हो रही है, दौड़ हो जाने दीजिए। जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो विजेता होगा, उपविजेता होगा, या जो भी बातें रहेंगी, फिर उसके बाद उसके आधार पर हम उसका मूल्यांकन आप भी कर लीजिएगा, हम भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब जैसे ऐसे ही एक न्यूज़ थी, COP27 हो रहा था, न्यूज़पेपरों में भरा पड़ा था, और निकला क्या? निकला ये कि COP26 में जो हुआ था उसमें थोड़ा सा ये हुआ कि एक जो है जलवायु मिटिगेशन, एक क्लाइमेट फंड बन गया, बस इससे सिवा और कोई चीज़ नया नहीं जोड़ा, ठीक है। और विभिन्न देशों ने अपने उसमें जो है अपने नेशनल डिटरमाइंड गोल दिए थे, उसमें इंडिया ने भी दिया, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए कई बार क्या होता है ना कि हमें एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के तहत अपने समय को बचाते हुए, समय ही तो बचाना है क्योंकि वो कम है, और उसको बचा बचा के सही जगह इन्वेस्ट करना है, जहाँ से हमें ज़्यादा मार्क्स आ सके,
जहाँ से हमारे प्री में ज़्यादा क्वेश्चन निकल सके उस पर लगाना है, ठीक है। तो मेरा काम यही रहता है कि हम आपके काम को, आपके समय को बचाएं, आपके काम को आसान करें, आपके समय को बचाएं और सही दिशा में ले जाएं, ठीक है। तो जो पहली बार सुन रहे हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो सारी चीज़ें पहले से ही पता है, ठीक है। चलिए, करंट अफेयर इश्यूज़ में हम 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक के न्यूज़ को देखते हैं। उसमें भी हम जैसे पहले देखते हैं सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ के रूप में, सोशल पॉलिटिकल इश्यूज एंड वेरियस एजेंसी। इसमें ऐसे मुद्दे देखते हैं जो सोसाइटी से जुड़े होते हैं, जो पॉलिटी से जुड़े होते हैं, पॉलिटी प्लस गवर्नेंस से जुड़े होते हैं, सोशल जस्टिस से भी जुड़े होते हैं, ठीक है। तो टॉपिक है सोशल पॉलिटिकल इश्यूज एंड वेरियस एजेंसीज, और इसमें हमारा फोकस रहता है पॉलिटी में, गवर्नेंस में, सोशल जस्टिस से जो चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। आपका ये सब आपको पता होगा कि आपके पेपर 2 का इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पोर्शन छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कुछ इसमें जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसा कि पिछली बार आपको ही बताए थे कि उसमें थोड़ा सा चर्चा कर दिए थे कि संविधान दिवस था पिछली क्लास वाले दिन 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस मनाया गया था। क्यों मनाया गया था ये मैं बता दिया था, अब फिर बता देता हूँ। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, उसके कई प्रावधानों को लागू किया गया था। बाद में उसके संविधान को लागू करने की तिथि जो है 26 जनवरी 1950 निर्धारित की गई थी, लेकिन संविधान बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। सरकार ने जो है वर्तमान सरकार ने 26 नवंबर 1949 के महत्व को, उस दिन के महत्व को याद करते हुए संविधान दिवस के रूप में मनाने की बात की थी। इसी संविधान के दिवस के उपलक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक सभा आयोजित की थी, जिसमें हमारी राष्ट्रपति महोदया को बुलाया गया था। राष्ट्रपति महोदया ने अपनी बात उसमें कही थी। क्योंकि जैसा कि आप पॉलिटी में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिएगा, जो राष्ट्रपति होती हैं वो गणतंत्र की क्या होती हैं, हेड होती हैं, वो सरकार की भी हेड होती हैं और संविधान की एक तरह से कह लीजिए तो गार्जियंस होती हैं, होते हैं या होती हैं, जो भी आप, चूँकि अभी यहाँ पे महिला हैं इसलिए होती हैं मैं कह रहा हूँ, लेकिन होता है या होती हैं जो भी आप अपने अनुसार उनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो गार्जियंस होते हैं उनका काम होता है कि सारे जो उनके लोग, गार्जियन मतलब जो उनके अपने बच्चे हैं, बच्चे ही कह लीजिए, राष्ट्रपति के लिए तो सारे उनके अपने परिवार के लोग हैं, वो सही ढंग से अपना काम करें। सिर्फ सही ढंग से ही अपना काम ना करें, वो काम इस तरह से करें कि परिवार का एक संयुक्त रूप से डेवलपमेंट हो सके। आपको ये भी पता है कि संविधान में ये सर्वोच्चता की बात, संविधान में संवैधानिक सर्वोच्चता की बात की गई है और 3 अंग की बात की गई सरकार की, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों की स्वतंत्रता की बात की गई है। उसमें भी खास तौर से चूँकि हमने संसदीय लोकतंत्र अपना लिया है, इसलिए विधायिका से ही कार्यपालिका बनी हुई है, इसलिए इन दोनों को अलग अलग कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि प्रशासन में इनका अंतर किया जाता है कि निर्माण जो प्रशासनिक स्तर पे आते हैं तो नीतियां बनाने का काम जो है या विधान बनाने का काम विधायिका करती है, प्रशासनिक व्यक्ति नहीं करता है। लेकिन न्यायपालिका स्पष्ट रूप से अलग रूप में दिखाई देती है, क्योंकि उसके ऊपर भी है संवैधानिक निर्णयों का जो है, संविधान के पहलुओं का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी उस पर होती है। तो अक्सर ये देखा गया है कि इनके संबंध जो है ना, समय समय पे आपस में टकराते रहते हैं, खासतौर से कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंध। अमूमन लोग ये मानते हैं कि इन दोनों संस्थाओं के बीच बहुत कॉर्डियल या बहुत कोलिजिव रिलेशन होना अच्छा नहीं। कोलिजिव मतलब एक दूसरे को सहयोग करने वाला संबंध होना कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा होता है। क्योंकि अगर संबंध बहुत इन दोनों के बीच एक दूसरे की मदद करने वाली होगी तो कार्यपालिका के कई गलत कार्यों पर न्यायपालिका पर्दा डाल देगी और न्यायपालिका के कई सारे निर्णयों को कार्यपालिका
उसको उस तरह से जो है उसके कई चीज़ों को वो भी स्वीकार कर लेगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोलिजिम ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये अंग आपस में टकराने लगे और स्वयं को ही एक अलग अलग व्यवस्था माने। अगर इनके उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाए तो सरकार के तीनों अंगों का उद्देश्य क्या होता है? जनता का कल्याण होता है। इसलिए सभी को ये ध्यान रखना होता है या होना चाहिए कि जो हमारे किसी भी कार्य हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, उसके केंद्र में जो है वो व्यक्ति होना चाहिए, और व्यक्ति भी वो आम निचले पायदान पे हाशिए पे रहा व्यक्ति होना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने एक जंतर दिया था। उन्होंने कहा था, जब आपको लगे कि आप कोई महान कार्य कर रहे हैं या आप में अहंकार या वो आने लगे, तो याद रखिए, आप एक सोचिए। उन्होंने कहा था, हम आपको एक जंतर देते हैं, इससे ये विचार कीजिएगा कि समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाला जो व्यक्ति है, क्या उसके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है? अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे आपके जो अहंकार है वो लुप्त होते जाएंगे। फिर आपको अहंकार, जो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, उसका पैमाना महात्मा गांधी जी ने क्या दिया था? समाज के सबसे निचले पायदान पे जो व्यक्ति रह रहा है, उसके जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। अगर उसको मान के चलेंगे, कहीं कोई टकराव नहीं है, ठीक है। समस्या कहाँ आती है? समस्या ये आती है कि सरकारें काम करने के दौरान हर व्यक्ति जो है, सरकार या न्यायपालिका व्यक्तियों से मिलकर बना होता है, और वो कुछ समय के साथ कुछ न कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब दोनों के रिश्ते डगमगाने लगते हैं। जैसे आज की स्थिति में देखा जाए, जो पहले ये सारा विवाद न्यायपालिका कार्यपालिका का चल रहा है, उसमें न्यायिक सक्रियता है। आप अपने पोल साइंस के, पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी के क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। समस्या तब उत्पन्न होती है जब कोई एक पक्ष अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करके या दूसरे के कार्यों में जरूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगता है, ठीक है। अगर न्यायपालिका की आज जो शक्तियां हैं, कुछ न्यायपालिका की शक्तियां आज है, अगर लिटरल शब्दों में कहें, मतलब अगर संविधान को अगर शाब्दिक दृष्टि से लेटर के रूप में देखें, तो कई सारी ऐसी न्यायपालिका की शक्तियां हैं जो संविधान में नहीं हैं। लेकिन चूंकि संविधान, न्यायपालिका ने खुद ही ये कहा है कि संविधान को उसके लेटर और स्पिरिट, उसकी आत्मा और उसके शब्दों के आधार पर पढ़ना चाहिए। तो जब वो न्याय किया गया तो उसमें यह दिखा गया कि जो चीज़ें हैं वो सही हैं, और जिन परिस्थितियों में उसको लाया गया था, उस समय जो परिस्थितियां थी, उस समय की जो व्यवस्था थी, कहीं ना कहीं कार्यपालिका कुछ ऐसे कदम उठा रही थी, जबकि लगा कि न्यायपालिका को कि कुछ ऐसे कदम की बहुमत के आधार पे जो है, बहुमत की जो है व्यवस्था कहीं अल्पमत को न दबा सके, इसलिए उसने कुछ अपने रक्षोपायों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया था। वो पावर कहीं न कहीं जब वो आया था विशेष परिस्थितियों के लिए और उसके लिए, लेकिन जब उसी पावर उसी शक्तियों पर ही जरूरत से ज़्यादा बल देने जाने लगा होता है, या सरकार के हर कार्यों में, हर चीज़ों में आप जो है मतलब कुछ लोग उसको कहते हैं कि न्यायपालिका जो है विधान बनाने लगती है, तो उसमें दो तीन समस्याएं होती। एक, आपका जो अपना मूल कार्य है वो आप भूलने लगते हैं, आपका अपना जो मूल कार्य है वो भूलने लगते हैं, और कहीं हम जब किसी विशेष कार्य पे लगते हैं तो हम आप भूल जाते हैं कि हमारी सीमा क्या है। हमें ये याद रखना चाहिए कि संविधान ने सभी संगठनों पर विश्वास किया है, और धीरे 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 चीज़ें बेहतर की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसे में दोनों पक्षों मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका को राष्ट्रपति जी यही सलाह दे रही हैं कि टकराव की जगह वही जो समाज का सबसे निचला तबका है, जो सबसे कमज़ोर वर्ग है, उसी पर बल देने की बात कहती हैं, और संविधान के महत्व की बात करती हैं कि हमें फोकस्ड कहाँ होना चाहिए। तो ये केवल न्यायपालिका के लिए नहीं था, ये न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के लिए उनका जो निर्देश था। गार्जियन क्या कर सकता है? गार्जियन अपनी बातों को बता सकता है, और ये बता सकता है कि संविधान से आपसे उम्मीदें क्या है। उन्होंने उस बात को हाईलाइट किया था। अगर इसको हम
इस संदर्भ में जितना मैंने अभी आपको बताया, अगर इसको धीरे धीरे उसको देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा कि वो कहना क्या चाहती हैं। उन्होंने संविधान सभा और व्यवस्थाओं के भी बारे में थोड़ा थोड़ा बताया। जैसे उन्होंने कहा, राष्ट्रपति महोदया ने, कि संविधान सभा में निर्वाचित सदस्यों से बनी थी जो राष्ट्र के सभी क्षेत्रों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। ये बताया उन्होंने संविधान सभा के बारे में कि संविधान सभा जो बनी थी, निर्वाचित थी, सभी क्षेत्रों और सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करती थी। यानी कि हमें आज जो भी चीज़, नीतियाँ बनानी है, पॉलिसी बनानी है, कार्य करना है, उसमें सर्वसमावेशी का भाव होना जरूरी है। क्योंकि जो संविधान, जिस संविधान के आधार पे आज हम गाइडेड हैं, उस संविधान को बनाने वाले जो लोग थे, जिन्होंने संघर्ष किया था मतलब औपनिवेशिक सत्ता के बाद, उनका मंतव्य था कि समाज में सभी वर्गों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए, ताकि जो भी व्यवस्था बने वो सभी वर्गों के कल्याण के लिए बने। ठीक है, देखिए ये बात भी उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज उन मूल्यों को दर्शाते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। ठीक है, ये हमारी जब संविधान आप पढ़ेंगे तो संविधान के लिए जो महत्व है ना, क्यों संविधान का क्या महत्व है, ये सब चीज़ें उसमें जुड़ी हुई थी। इसी तरह से उन्होंने, राष्ट्रपति महोदय ने ये भी, महोदया ने कहा कि संविधान सभा के 389 में 15 महिलाएं थी। अगर 389 में 15 महिलाओं का आंकड़ा बहुत कम लग सकता है, लेकिन ये आंकड़ा उस समय देखिए कि जब ये राष्ट्रपति महोदय भी कह रही हैं, महोदया भी कह रही हैं कि उस समय, जबकि उस समय बहुत सारे विकसित या लोकतंत्र के बहुत बड़े पैरंग उसको कहते हैं, अपने को महारथी कहने वाले देश भी इस बात पे स्ट्रगल कर रहे थे कि महिलाओं को अधिकार राजनीतिक या वोट का दिया जाए या नहीं दिया जाए। उस समय भी हमारी संविधान सभा बनी तो उसमें 15 महिलाओं को जगह दिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं हम अपनी क्षमता, जो वैश्विक स्थिति थी, उससे बेहतर रिप्रेजेंटेशन हमने संविधान सभा में दिया था महिलाओं को। इसी तरह उन्होंने कहा कि संविधान की आधारशिला इसकी प्रस्तावना में समाहित है। इसका एकमात्र ध्यान इस बात पर है कि सामाजिक कल्याण को कैसे बढ़ाया जाए। इसकी पूरी इमारत न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर टिकी है। ये नसीहत है कार्यपालिका के लिए भी, न्यायपालिका के लिए भी, विधायिका के लिए भी, कि जो संविधान है उसकी आधारशिला प्रस्तावना में है, उसमें सारी बातें कही गई है। उसका मेन बल क्या है? सामाजिक कल्याण पे है, सोशल वेलफेयर पे है, और पूरा संविधान टिका है न्याय पे, स्वतंत्रता पे, समानता पे, बंधुत्व पे। ठीक है, यानी कि हम सरकारें, न्यायपालिका, कार्यपालिका जो भी काम करे, उन पे इन तत्वों को या संविधान की जो उद्देशिका है उसके आदर्शों को जरूर ध्यान रखें। इसी तरह फिर उन्होंने कहा कि जब हम न्याय की बात करते हैं, तो हम समझते हैं कि यह एक आदर्श है और इसे प्राप्त करना बाधाओं के बिना नहीं हो सकता है। यानी कि ये आइडियल मान लिया जाता है और इसमें रुकावटें आई जाएगी, और इसको प्राप्त करने में उन्होंने जो सबसे बड़ी बाधा मानी, उसको माना न्याय प्रणाली का महंगा होना। न्याय प्रणाली का, ठीक है, न्याय प्रणाली का महंगा होना, न्याय के ताले सोने के चाबी से खुलना। कई बार हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने जजमेंट के दौरान जो टिप्पणियाँ की है उसमें ये बात कही है कि हमारे देश में न्याय के दरवाजे सोने के चाबी से खुलती हैं। इसी दौरान, चर्चा के दौरान, राष्ट्रपति महोदया ने अपने अनुभवों से बताया कि हजारों लाखों ऐसे लोग हमारे जेलों में बंद हैं विचाराधीन कैदी के रूप में, जो पैसे की कमी की वजह से या लीगल सिस्टम के असिस्टेंस की कमी की वजह से वो न्यायपालिका, न्याय के जो वो पहलू हैं कि भाई जब तक आप दोषी न ठहरा दिए जाएं तब तक आप क्या हैं, निर्दोष हैं, उस व्यवस्था का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ये सब उसमें न्यायिक कैदी के रूप में, यानी पुलिस की अभिरक्षा में नहीं है, जब जेलों में बंद होता है तो न्यायिक अभिरक्षा में बंद होता है। ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ जजमेंट में ये बात स्पष्ट कहा है कि जमानत अधिकार है और उसका उल्लंघन अपवाद है। यानी कोर्ट से कहा है कि जहां जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके
आप लोगों को जमानत दीजिए कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। क्यों? क्योंकि वो विचाराधीन कैदी है, अभी उस पर बात चल रही है। अगर किसी को निचले कोर्ट से सजा भी हो गया है तो उसका राइट है कि वो हाई कोर्ट में अपील करके वहाँ पे उसका मामला अपने अपील कर सकता, हो सकता है वो गलत हो, ऐसे में उसको जमानत का अधिकार होना चाहिए। लेकिन ये मिलता किसे है? ये मिलता उन्हें है जिनके पास संसाधन है, धन है, जो महंगे वकील कर सकते हैं। तो न्याय प्रणाली की जो खर्चे होने की बात कही ना, कि न्याय होना भी मतलब जैसे न्याय क्या है, ये एक बाधा होने की बात कही गई है। हमारे यहाँ जो न्याय प्रणाली है, जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसको अमर्त्य सेन के शब्दों में कहा जाए तो ये नीति है, न्याय नहीं है। नीति ये है कि सारे व्यवस्था सिस्टम बना हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे संविधान के अधिकार आपको मिले हुए हैं आर्टिकल 2021, लेकिन अगर उसका उल्लंघन, आप निर्दोष हो और आप जेलों में बंद हो, तो कहीं ना कहीं आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित हो रही है। लेकिन आपके अभाव के कारण, पैसे की कमी के कारण आप उस स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। इन्हीं सारे पहलुओं पर उन्होंने न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सभी का ध्यान आकर्षित कराया है। तो इसको आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि एक राष्ट्रपति एक गार्जियन है संविधान की, देश की भी, संविधान के भी गार्जियन है। और गार्जियन का फर्ज जो होता है कि वो अपनी बातें क्या, या जो मेन घर के उद्देश्य को वो वहाँ के लोगों तक, उस घर के सदस्यों तक बताता रहे कि आपस में लड़ने या विवाद करने का फ़ायदा नहीं है। आपको ध्यान रखना होगा कि आपका उद्देश्य व्यापक जनहित है, उद्देशिका में वर्णित वो चीज़ है, सामाजिक न्याय प्राप्त करना है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता आदि है, सामाजिक कल्याण प्राप्त करना है। उसके लिए जब हमारा उद्देश्य ही हो जाएगा लोगों का भला करना, तो फिर टकराहट उसमें से धीरे धीरे कम होने लगती है। बाकी चीज़ें फिर जो हमारा जो अहंकार कि हम बड़े कि तुम बड़े, हम बड़े कि तुम बड़े, ये चीज़ें धीरे धीरे नेपथ्य में चली जाती है। फिर वो जो प्रोसेस होता है फिर वो शिथिल होने लगता है, जो अकड़न होती है वो कम होने लगती है, और एक दूसरे के प्रति हम नज़रियों को डेवलप करने लगते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको डिटेल में पढ़िएगा। ये आपको आपके मेंस के लिए भी है, मेंस के मतलब पेपर 2 में भी आएगा, निबंध के लिए भी बहुत सारे मटेरियल्स आ जाएंगे। इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका जीएस का पेपर 4 का इथिक्स वाला जो पोर्शन होता है ना, उसके लिए भी बहुत सारे तथ्य क्या मतलब पर्सपेक्टिव आपको समझने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, ठीक है। अगला न्यूज़ था, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। अब ये न्यूज़ है, प्री का फैक्ट है कि महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। इसमें क्या क्या तथ्य हैं वो सारी चीज़ इसमें लिखी हुई हैं, आपने पढ़ भी लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेंगे, जब आएगा तो मैं उसको बता भी दूंगा। हमें इसको देखना किस नज़रिए से है, महिला हिंसा आखिर है कैसी समस्या। महिला हिंसा अगर समझे बात को तो महिलाओं, बच्चियों आदि के प्रति उनके लिंग के आधार पर होने वाला हिंसा है, ठीक है। ये लिंग जनित अपराध है, लैंगिक अपराध बोलते हैं। इसमें छेड़छाड़, हत्या, बलात्कार, फीमेल फोर्टिसाइड मतलब जिसको बालिका भ्रूण हत्या आदि तक भी कहा जाता है, ठीक है। ये सारे उसी में आते हैं। इसके कई सारे सामाजिक, सांस्कृतिक आदि कारण हैं, और एक कारण है मानसिकता और समाज में नैतिकता की कमी, नैतिक मूल्यों की कमी, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में महिलाओं की समस्याओं में तो आएगा ही आएगा। ये नैतिक मूल्यों वाले चैप्टर आपका अगर आप देखें जीएस पेपर 4 को, जीएस पेपर 4 इथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी वाले में, उसमें भी कहीं न कहीं हमारा एक टॉपिक है कि मूल्य के निर्धारण में, व्यक्ति में नैतिकता का डेवलप करने में परिवार, समाज और शिक्षक की भूमिका
ये अगर कोई व्यक्ति हिंसा कर रहा है महिला के प्रति, तो ऐसा तो है नहीं कि उसके घर में महिला नहीं है। 50% की लगभग आबादी हर परिवारों में महिला है। ये बताता है कि हम समाज में महिला के प्रति कैसा बर्ताव करते हैं, वैसा ही बर्ताव हमारे घरों में महिलाओं के प्रति होता है। वो नॉर्म है हमारे फैमिली का, वो नॉर्म है हमारे समाज का, वो नॉर्म हो गया है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। कहीं न कहीं हमारे परिवार में वैसे नॉर्म्स बन गए हैं जो हमें, माफ़ करिएगा, बुरा नहीं मानिएगा, कि हमें वैसे कार्य करने से रोकते नहीं हैं या वैसे कार्य करने के लिए हमें मतलब नैतिक बाधा के रूप में हमारे सामने नहीं आते हैं। वैसे तो देखा जाए तो कोई भी परिवार, कोई भी समाज और कोई भी शिक्षा प्रणाली महिलाओं पे हिंसा या इस तरह की चीज़ों को स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन वो कर रही है या नहीं कर रही है, ये निर्भर करता है कि उसके जो सदस्य हैं वो समाज में, देश में, व्यवस्था में किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति महिलाओं पे हिंसा कर रहा है तो निश्चित रूप से वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं उसका फैमिली सिस्टम, फैमिली मॉरल सिस्टम इस बात की इजाज़त देता है या सोशल मॉरल सिस्टम इस बात की इजाज़त देता है। ये जो चीज़ें दिखाती है ना, जो हिंसा के आंकड़े हैं, ये कहीं न कहीं व्यापक पैमाने पे परिवार से लेकर समाज और देश के प्रति चिंता का पूरा विषय है। ठीक है, तो इसके लिए प्रयास सरकारी भी होंगे, वो भी होंगे, लेकिन चूंकि आपको पेपर 4 भी लिखना है तो ये भी ध्यान रखना है कि इसके सुझाव में आप उन पहलुओं को भी ध्यान रखिएगा कि कहीं न कहीं ये जो समस्याएं हैं वो हमारे वैल्यू सिस्टम, हमारे मॉरलिटी में कहीं न कहीं क्षरण है, जिनमें उनकी भूमिका, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा ना कि व्यक्ति के, अच्छे व्यक्ति के निर्माण में उसके माता पिता और शिक्षक की भूमिका होती है। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा ऐसा बन रहा है तो उसमें कहीं न कहीं उन्होंने वो भूमिका नहीं निभाई या नहीं निभा पाया, मैं ये कह सकता हूँ नहीं निभा पाया। हो सकता है वो बच्चा अपने परिवार से ज़्यादा अपने समाज से प्रेरित हो, अपने समाज से ज़्यादा अपने कुछ दोस्त यार पीर ग्रुप से प्रेरित हो, जो जिनकी वैल्यू सिस्टम सही नहीं हो। लेकिन ये माता पिता, समाज का भी काम है कि वो बच्चों पर ध्यान दे, क्योंकि वही बच्चे आगे नागरिक बनेंगे, बेहतर नागरिक बनेंगे और देश को विकास के पथ पर ले जाएंगे। ठीक है, और जहाँ तक अब महिलाओं के टर्म में देखा जाए तो ये केवल हिंसा या उनके साथ शारीरिक हिंसा, शारीरिक पीड़ा, वो तो है ही है समस्या, ये उनके आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक विकास और स्वतंत्रता के प्राप्ति करने में भी बाधा है। हिंसा का महिलाओं पर जितना प्रभाव रहेगा, महिलाएं घर से उतनी कम बाहर निकलेंगी। हालांकि महिलाएं ज़्यादातर घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं, ऐसा देखा गया है। कई बार रिपोर्टिंग होती है, कई बार नहीं होती, लेकिन घरों में भी बहुत सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में उनका घरों से बाहर निकला, एजुकेशन सिस्टम के प्रति जाना या सामाजिक कार्यों में या राजनीतिक कार्यों में आदि में या आर्थिक एक्टिविटी में भागीदार होना उनके लिए कहीं ना कहीं प्रतिबंध होता है। जैसे कि महिलाएं अगर कहीं ऑफिस जा रही हैं, एजुकेशन सिस्टम में जा रही हैं, तो उनके लिए शाम होते होते घर लौटना हर घर के वालों की जिम्मेदारी होती है, वो चिंतित होने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी स्वतंत्रता बाधित होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिलाओं को घर के बाहर रात में घूमना चाहिए, हम कह रहे रात के बाहर क्यों, रात तो सोने के लिए होती, महिला और पुरुष दोनों लोगों को घर के अंदर आराम से सोना चाहिए। लेकिन अगर ज़रूरतें हैं, कोई नाइट ड्यूटी है, नाइट शिफ्ट हो सकता, कोई डॉक्टर हो, कोई नर्स हो, कोई ऐसी चीज़ें हो जिसको रात को जॉब करना है, फिर वो चीज़, या कोई ऐसे कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं या IT इंडस्ट्री में काम कर रही है महिला जिसको रात में काम करना उसकी मजबूरी है, तो वो बाधा न आए ताकि वो अपनी स्वतंत्रता का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता का खुल के इस्तेमाल कर सके। ठीक है, इसको इस तरह से देखिएगा। बाकी देखिएगा इसमें जो बातें कही गई हैं, देखिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दुनिया में प्रत्येक 11 मिनट में एक महिला या लड़की की हत्या की जा रही है। ठीक है, दिल्ली ही है। अपराध के मामले सभी 19 महानगरों की श्रेणी में कुल अपराधों के 32%, यानी 19 महानगरों में जितने
टोटल अपराध होते हैं उसका 32% अपराध केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होता है। ये क्या बता रहा है? ये बता ये रहा है कि दिल्ली शहर का सोशल, मॉरल, वैल्यू सिस्टम्स, मूल्य सिस्टम, पारिवारिक, समाज और जो भी प्रणाली है सिस्टम्स का, कहीं न कहीं उसमें महिलाओं के प्रति हिंसा का भाव दिखाई देता है। ठीक है, ये चीज़ें इसको इंगित करती है, आप इससे बच नहीं सकते, ये कटु सच्चाई है जो ये बता रही है। ठीक है, अगर ओवरऑल पूरे विश्व के अब हाँ, हाल ही में आया था दिल्ली में श्रद्धा बालाकर हत्याकांड, जिसमें एक लिव इन रिलेशन में 2 लोग रह रहे थे, उसमें एक लड़की को कई टुकड़ों में काट के, वही श्रद्धा बालाकर और आयुषी यादव, उसमें तो उसके माता पिता ने ही वो कर दिया था। भारतीय समाज को बुरी तरह से झकझोर के रख दिया था। ये कुछ घटनाएं हो जाती हैं तो समाज जागृत हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा समय बीतता है फिर से हम उसी ढर्रे पे आ जाते हैं। इसलिए कानून आदि का तो प्रभाव है, उसका अपना योगदान है, लेकिन महिलाओं के प्रति हिंसा समाप्त करने में समाज, परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उस पहलू पर भी हम आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे और आप भी इस पहलू पर जो है विचार करिएगा। ठीक है, महिलाओं के प्रति हिंसा के मामले में भारत विश्व में 33वें स्थान पे है। हालांकि 2005 में महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने वाला कानून बनाया गया है। ठीक है, कानून कानून कड़े किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे आंकड़े यही बता रहे हैं कि महिलाओं के प्रति हिंसा के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि 20 के आंकड़े से 21 आंकड़े में 15% की वृद्धि, जो कि कहीं न कहीं चौंकाने वाली बात है। अगर ये जो 15% है, ये किसी भी मतलब एक बड़ा आंकड़ा होता है, और जब ये भारत जैसे बड़े आबादी के पर जो है महिलाओं पे अगर उससे किया जाएगा तो और भी बड़ा आंकड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से ध्यान में रखेंगे। ये हमारे लिए कहाँ इंपॉर्टेंट है, कुछ प्री के भी आंकड़े हैं जो इसमें दिए हुए हैं, मेंस में है जो महिलाओं के वीकर सेक्शन की प्रॉब्लम है, पेपर फर्स्ट में जो है सोशल इश्यूज़ है, समाज निर्माण आदि की उसके भी, और पेपर फोर्थ में नैतिक या सामाजिक वैल्यूज़ निर्माण में जो है समाज, परिवार और शैक्षणिक क्षेत्रों की भूमिका, उसमें ये कमियों के रूप में भी इनको दिखा सकते हैं, एक उदाहरण के रूप में इसको दिखा सकते हैं। अब देखिए, स्वास्थ्य नीति या भारत में ने MMR मातृत्व मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में सुधार किया है, सुधार देखा गया है, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति नेशनल हेल्थ पॉलिसी उसका लक्ष्य हासिल कर लिया है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी थी हेल्थ सेक्टर में जो बहुत सारी समस्याएं हैं उसके सुधार के लिए, ये 83 में बनी थी। इसके बाद इसको जो है 2002 में बनी, फिर 2017 में, ये तीसरी हेल्थ पॉलिसी है। इसमें और सारे आंकड़े पढ़ लीजिएगा जो भी होगी। इसमें जो MMR के लिए तय दर था वो ये था कि MMR के लिए जो है तय आंकड़े थे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में, NHP में, NHP 2017 में आया था। इसमें जो लक्ष्य था वो ये था कि 2020 तक MMR को 100 प्रति 1 लाख तक लाना है। 1 लाख तक क्या होता है ये, चूंकि जो मातृत्व मृत्यु दर है इसकी परिभाषा है, देख लीजिए यहाँ पे है लिखा भी कि 1 लाख जीवित प्रसव में जो महिलाएं होती हैं ना, जो प्रसव करती हैं, प्रसव मतलब जो बच्चे को जन्म देती हैं, एक निश्चित समय अवधि के दौरान उनमें कितनी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। यानी कि जितनी महिलाओं ने जन्म दिया उसमें बच्चों को, उसमें एक माता ही कितनी उसमें कंडीशन में कितने आंकड़ों में वो एक्सपायर कर गई। ठीक है, तो ये जो लक्ष्य निर्धारित था NHP नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का, उसमें ये था कि 2020 तक 1 लाख
मतलब महिलाओं में 100 महिलाएं तक ही जो है उसको रोका जा सके, यानी कि 100 से ज़्यादा आंकड़ा था, उसको कम करके 100 पे लाना था, फिर धीरे धीरे और कम करके और कम पे लाना है। ठीक है, इसी तरह से एक आंकड़ा और है, वो ये है सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास गोल। इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी में सतत विकास गोल के भी जो हेल्थ से जुड़े इंडिकेटर हैं उनको प्रशय दिया गया है। उसमें जो है तय है कि 2025 या 30 तक जो है उसमें 75 पर 1000 पर 1 लाख के आंकड़े को जो है शायद 30 तक है, ये 2030 तक का है आंकड़ा, SDG 2030 तक के लिए है, यानी 2030 तक इसको 75 के लक्ष्य पे लाना है। ये सतत विकास लक्ष्य है और ये जितना कम हो जाए उतना ही बेहतर है। ये 0 होना हमारा लक्ष्य है, लेकिन चूंकि ये एक बहुत बड़ा देश है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं अभी भी उतनी उन्नत नहीं है, भारत एक विकासशील देश है, लेकिन हमारा ध्यान यही है। पहले ये था कि 2020 तक 100 आ जाए, जो आ गया है। 2018 से 20 के आंकड़े जो है 97 पे आ गए हैं और 2014-15 में अगर हम आंकड़े देखें, थोड़ा सा नीचे जाएगा और ये अगर हम देखें कि 2014 से 16 के दौरान 130 था, 15-17 में 22, यानी कि एक साल में जो है 8 की कमी, 16-18 में 113, 17-19 में जो है 103 और 18 से 20 में जो है 97। यानी जिस तरह से घट रहा है, अगर इसी आंकड़े को ही हम करें कि हर 2 साल में 6 घट रहा है, तो बड़े आसानी से हमें पूरा विश्वास है कि ये अगले जो है 14 से 18 यानी 5 साल में, 18 या 4-5 साल 6 साल में इसमें 33 की गिरावट आई है। 33 लोगों का, यानी कि प्रति लाख अगर महिलाएं बच्चों के जन्म देती थी तो 2014 से 16 के बीच में 130 लोगों की, महिलाओं की, माताओं की मौत हो जाती थी। अब वो आंकड़ा घट के 97 रह गया है, यानी कि कहीं न कहीं 33 महिलाओं का जीवन, प्रति लाख 33 माताओं का जीवन बचाया जा सका है। इसको और कम करना है और 2030 तक उम्मीद है कि हम बड़े आसानी से उस 75 के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हालांकि हमने नेशनल हेल्थ पॉलिसी के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, वो 2020 तक करना था, लेकिन 18 और 20 के ही आंकड़ों में हमें वो चीज़ें प्राप्त हो गई है। ठीक है, अच्छा सॉरी, 2030 तक ये आंकड़ा 70 है, 70% जीवित। ठीक है, और अच्छी बात है, जो अच्छी चीज़ें हैं वो ये है कि SDG जो लक्ष्य है 70 प्रति लाख, उससे बेहतर भारत के 8 राज्य, पहले 6 राज्य थे, अब 8 राज्य उससे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। SDG का लक्ष्य क्या है? 2030 तक 70 हो जाए, वो 75 मुझे ध्यान नहीं था या मुझे याद नहीं था, यानी कि 1 लाख प्रसव पे 70 महिलाएं ही मरें। मतलब वो 0 हो जाए, ये ठीक है, आपको लगेगा अरे मरे क्यों, मतलब ये लक्ष्य है मरने का नहीं, ये है कि बाकी जो मर रही उनकी ज़िंदगी उतनी बचाई जा सके। ठीक है, जैसे जैसे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, जैसे जैसे महिलाओं के विवाह की उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे फैमिली प्लानिंग पर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे पोषण पे ध्यान समाज देता जाएगा, जैसे जैसे उसको संस्थागत प्रसव मतलब प्रशिक्षित दाई या मेडिकल हेल्थ के साथ उसके देखभाल होगा, वैसे वैसे ये आंकड़ा तेज़ी से घटता जाएगा। और ये सारी चीज़ें सोशल हेल्थ इंडिकेटर जो है वो, जिनमें शिक्षा का स्तर ज़्यादा अच्छा होगा, खासतौर से महिलाओं के शिक्षा का स्तर, वहाँ वो चीज़ें बेहतर देखने में आएंगी। देखिए केरल को देख लीजिए, 19 है, यानी 1 लाख में 19 है। ये आंकड़ा आपको कई विकसित देशों से भी बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा का स्तर यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% है। ठीक है, महाराष्ट्र 33,
यानी कि दूसरे स्थान पे एमएमआर में महाराष्ट्र है, तेलंगाना 43, आंध्र प्रदेश 44, तमिलनाडु 45, झारखंड 56। अब ये झारखंड के आंकड़े देख लीजिए। हमने जब पिछली बार देखा था जो है महिलाओं के कम उम्र की शादियों का, चाइल्ड मैरिज का, उसमें झारखंड में 44% जो है, 40% के आसपास जो चाइल्ड मैरिज हो रही है। लेकिन फिर भी वहाँ पे एमएमआर का आंकड़ा और वहाँ पे महिलाओं की शिक्षा स्तर भी उस तरह से नहीं है, लेकिन एमएमआर का आंकड़ा वहाँ पे एसडीजी का जो गोल है उससे ऊपर, मतलब उससे कम है। यानी हम ऑलरेडी उसको प्राप्त कर चुके हैं। 70 से बहुत कम है 56। यानी कि थोड़ा ये कॉन्ट्रडिक्शन है। क्यों है? यह अध्ययन का विषय है, क्योंकि ये बताता है कि जहाँ पे महिलाओं की शिक्षा कम होगी, स्वास्थ्य सेवाएं उस तरह से नहीं होंगी और कम उम्र में महिलाएं बच्चों को जन्म देंगी, वहाँ पे मातृत्व मृत्यु दर अधिक रहता है। लेकिन ये सारी परिस्थितियाँ इन राज्यों में तो दिख रही है कि केरल है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ये सब सोशल इंडिकेटर में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। वो डेवलप्ड भी स्टेट एक तरह से मान लिया जाता है भारत में उनको। झारखंड इसमें अनूठा है, ये अध्ययन का विषय है। लेकिन फिर भी जो भी आंकड़ा है वो है गुजरात 57 और कर्नाटक 69 का स्थान है। बाकी और जो राज्य हैं वो अभी, इसका मतलब है कि अभी वो 100 पे हैं। यानी कि 8 राज्य अगर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसमें कुछ राज्य ऐसे होंगे जिनका प्रदर्शन बेहतर नहीं होगा, तभी वो एवरेज जो है 97 पे आ रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि हम उस रास्ते पे हैं, हम कमी कर रहे हैं। पिछले 5-6 सालों में अगर आंकड़े को देखें तो हमने तेज़ी से उसमें कमी किया है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो सरकार की कुछ योजना है उसमें, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य पॉलिसी है, वो तो 2020 के लिए पॉलिसी थी, और एक मिशन भी है, सरकार उसके लिए मिशन भी चलाती है। ये पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन आया था, 2005 में लाया गया था। 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने लाया था, यानी इसको कह सकते हो यूपीए 1 द्वारा लाया गया था, यूपीए फर्स्ट की सरकार ने लाया गया था। बाद में ये राष्ट्रीय 2005 में लाए थे, ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था। स्वास्थ्य मिशन लाया गया था। 2013 में इसमें एक और जोड़ा गया था कंपोनेंट, यही राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य मिशन। और फिर इन दोनों का नामकरण जो है संयुक्त रूप से मिला के क्या कर दिया था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर दिया गया था। 2004-14 के बाद इस पे, चूँकि 13 लास्ट में ही लाया गया था ये, उसके बाद इसमें से तेज़ी से काम करना शुरू किया। शहरी क्षेत्रों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में तो हो रहा था, शहरी क्षेत्रों में भी तेज़ी से काम करना शुरू किया गया। तो सुलभ गुणवत्ता वाली मातृ और नवजात स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने, रोकथाम योग्य मातृ मृत्यु अनुपात को कम करने के लिए ठोस प्रयास किया जाने लगा था। ठीक है, तो ये है, इसको स्वास्थ्य वाले में भी आपके आएगा और ये पॉलिसी वाले में भी दिखा सकते हैं कि पॉलिसी में भी जो है ये आपके पेपर 2 का जो है स्वास्थ्य सेवाओं का जो है ना, कमज़ोर वर्गों, और उसमें स्वास्थ्य भी है, स्वास्थ्य शिक्षा और मानव संसाधन है, तो उसमें स्वास्थ्य वाले पहलू से ये जुड़ा हुआ है। एक न्यूज़ है, केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, ये 2005 में बना था। ठीक है, मनरेगा की प्रभावकारिता को देखने के लिए पैनल का गठन किया था। 3-4 वीक पहले एक न्यूज़ आई थी कि एक रिपोर्ट जो अंतर मंत्रालय बनी थी जांच करने के लिए, उसमें ये पाया गया कि मनरेगा में बहुत सारी कुछ कमियां दिखाई दी गई। वो सरकारी ही पैनल थी, वो दूसरे के लिए बनी थी, लेकिन उसने जो है रिपोर्ट करके देखा, कुछ डेटा निकाला कुछ जिलों के ब्लॉक्स का, उससे अनुमान लगाया कि मनरेगा जो है उस तरह से बेहतर तो है,
इसने बहुत बेहतर काम भी किया है कोरोना काल में, लेकिन उस तरह से जो है लाभ नहीं दे पा रही जिस तरह से देना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन उपकरण के रूप में, ठीक है, अभी देखेंगे इसके क्या क्या वो है कि कार्यक्रम प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए किया। किसकी अध्यक्षता में किया है? अमरजीत सिन्हा, ये पूर्व ग्रामीण विकास सचिव थे अमरजीत सिन्हा, यानी सिन्हा समिति की गठन किया गया है। मनरेगा का प्रभावकारिता, इफेक्टिवनेस, उसकी इफेकेसी, इफेक्टिवनेस ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में किया गया था। ठीक है, मनरेगा के बारे में मनरेगा आप देखे होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो है काम करते हैं। इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, है ना, रोजगार योजना है, एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। ये रोजगार की गारंटी देती है, ये पहली योजना। इसके पहले भी बहुत सारी रोजगार योजनाएं थी, लेकिन ये रोजगार की ऐसी योजना थी जो रोजगार की गारंटी देती थी। ठीक है, कि आपको जैसे किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है ना, कि किसान कोई उत्पादन करता है और उसे अगर सही रेट नहीं मिला तो वो सरकार उसको कहती है कि हम उसको न्यूनतम कीमत पर आपसे खरीद लेंगे। तो उसी तरह की ये है कि अगर ये योजना जो थी कि अगर लोग काम करें और काम उनको नहीं मिलता है तो सरकार मिनिमम इतना गारंटी दे दे, इतना रोजगार की बात कह दे। रोजगार में भी यहाँ देखिएगा अकुशल श्रमिकों के लिए है, अकुशल श्रम के लिए है, अनस्किल्ड लेबर के लिए है। ठीक है, स्किल्ड लेबर के लिए नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं और आप कहेंगे कि हमको उस तरह का जॉब दीजिए, उसकी गारंटी नहीं दे रहा। माने ये गारंटी किसको दे रहा? जो गरीबों में भी सबसे गरीब हैं। हालांकि ये टर्मिनोलॉजी ये नहीं प्रयोग किया गया कि ये गरीब के लिए है या किसी के लिए है। इसमें कहा गया है कि सभी ग्रामीण परिवार के जो है एक पुरुष या महिला को, मतलब एक को परिवार, इसको केंद्र में इकाई बनाया था, उसमें से एक को 100 दिन की न्यूनतम अनस्किल्ड लेबर की गारंटी की बात की गई है। ठीक है, और कुछ एक मजदूरी तय की गई थी। जो पहले तय की गई थी वो 100-125 रुपये थी। इस समय वो 220, 230, 240, किसी राज्य में जैसे उसमें देखा था कि कुछ राज्यों में 220-30 है, कुछ में 240 है। चूंकि वो केंद्र स्तर की है तो उसमें मजदूरी में यूनिफॉर्मिटी है, तो उसकी एक कमी ये है कि उसमें एक अच्छाई ये है कि सभी जगह एक समान है, लेकिन उसकी कमी ये है कि उसमें वो राज्यों की विशेष परिस्थितियों के आधार पर स्थापित न होने के कारण अब कई राज्यों में जहां ऑलरेडी मजदूरी दर 500-600 पे मिल रहा है, उसमें 200 रुपये पर क्यों काम करने आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें हमने देखा था, उसको यहाँ ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। तो ये योजना किस लिए है? एक सेफ्टी नेट है। जैसे इंश्योरेंस स्कीम होती है, उसी तरह से सरकार ने एक योजना बना दी कि ठीक है, आप काम करते हो 365 दिन, तो आप काम करते हो, अगर आपको रोजगार नहीं मिलता है किसी कारणवश, तो आप यहाँ पे अपने लोकल स्थानीय उसमें जो है जाके रजिस्टर्ड करा लीजिए, और आप 100 दिन के लिए हम आपको न्यूनतम 100 दिन के लिए, यानी न्यूनतम रोजगार गारंटी है, 100 दिन के लिए आपको अकुशल रोजगार हम दे देते हैं। इसका काफ़ी सकारात्मक परिणाम रहा। इसने ग्रामीण गरीबी को उन्मूलन करने में भी बड़ा योगदान दिया। इसने ग्रामीण क्षेत्र में और संरचना के विकास में काफ़ी योगदान दिया। ये एक सेफ्टी नेट के रूप में था, सुरक्षा जाल के रूप में, कि भाई इसके नीचे नहीं गिरोगे। आपने देखा होगा सर्कस में जो करतब करने वाले लोग होते हैं वो इसलिए खुल के कर सकते हैं कि उसके नीचे एक जाल बिछा रहता है कि उसमें गिरेंगे तो एटलीस्ट हाथ पैर नहीं टूटेगा, जान नहीं जाएगी। तो ठीक है, आपको बेहतर रोजगार मिल रहा है, आप करिए, अगर नहीं मिल रहा है तो हम आपको इतना दिन देंगे। ठीक है, हालांकि हमारी जो वर्तमान सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इसकी आलोचना भी की थी कि हम सदन में गाजे बाजे के साथ इसको, जब ये हुआ था कि सरकार इसको बंद कर रही थी, तो उन्होंने कहा था कि हम इसको गाजे बाजे के साथ इसको चालू रखेंगे, क्योंकि ये पिछली सरकार की कमी नाकामी को दिखाता है कि आज़ादी के लगभग 70 साल बाद भी हमें ऐसी स्कीम की ज़रूरत पड़ रही है जो 100 दिन तक लोगों को अनस्किल्ड रोज़गार देने की बात करती है। ठीक है, तो सरकार उसको उस तरह से देखती है। और अगर देखा भी जाए तो अगर आप रोज़गार की बात करते हैं
उसमें भी सिर्फ अनस्किल्ड यानी मेहनत जो वाले काम इस तरह से देखते हैं कि मिट्टी फेंकना या जौआ और फरसा वाला जो है काम, तो कहीं ना कहीं ये हमारी कमी तो है ही है कि भाई आदमी एकदम मजबूर होगा तो वो क्या करेगा। लेकिन इसकी अच्छाई भी है कि ये उनके लिए ध्यान देता है। वही गांधी जी का जंतर कि समाज के सबसे गरीब तबके पर देखा जाए तो जो समाज का सबसे गरीब तबका है उसको निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आश्वासन देता है, उसको लाभ देता है। कोरोना काल में देखा गया कि इसका बड़ा सकारात्मक उपयोग हुआ। जैसे कि एक और योजना पिछली सरकार लाई थी, खाद्य सुरक्षा योजना है, खाद्य सुरक्षा योजना, जिसमें सभी लगभग ऑलमोस्ट 80 करोड़ परिवारों को उससे खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना के लिए लाई गई थी। उसमें भी लोगों ने जब लाया गया तो यही कहा कि हम आज भी पीडीएस सिस्टम की बात की जा रही, क्या आज भी इसकी ज़रूरत है? जैसा भी था, लेकिन कोरोना काल में इन 2 योजनाओं का क्रियान्वयन, बेहतर क्रियान्वयन और इनके जरिए ही सरकार द्वारा विकास के लिए जो ग्रामीण विकास में किया गया और कृषि क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन ने ही कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों को गरीबी रेखा के नीचे जाने से बचा लिया, जीवन बचा लिया, भूखमरी से बचा लिया। ठीक है, क्योंकि जो लोग जॉब शहरों में छोड़ के आए थे उनके लिए ये अवसर था कि वो कम से कम 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर सके। और प्रधानमंत्री अन्न योजना भी चल रहा था, जिसमें जो है उसमें फ्री अनाज, जो पीडीएस सिस्टम था उसमें भी फ्री कर दिया गया था, और साल में मतलब महीने में 2 बार, एक बार प्रधानमंत्री जो है अन्न योजना के थ्रू और जो है फ्री अनाज दिया गया था। उसमें कई सारी चीज़ें जोड़ दी गई थी, जिसने जब कोरोना काल में अच्छे अच्छे देशों में स्थिति आई, भारत जो है उस समस्या से, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से बचा रहा, लेकिन हाँ उसके ग्रामीण क्षेत्र को बचाने में इस योजना का योगदान है। इसको लोगों ने स्वीकार भी किया। लेकिन ये गरीबी उन्मूलन अन्य राज्यों में जैसा कर रहा है, क्या उसके लिए इतना कर पाया, नहीं कर पाया, ये एक विवाद के अध्ययन का विषय है। इसी अध्ययन को करने के लिए, इसी को जानने के लिए कि कैसे किया जा सकता है और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उसके लिए अमरजीत सिन्हा जी की अध्यक्षता पे सेना समिति बनी है। तो बाकी ये क्या आएगा, कैसे आएगा, फिर जब आएगी इनकी सिफारिशें तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मनरेगा को हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जैसे बताया कि ये वीकर सेक्शन के लिए गवर्नमेंट की एक स्कीम है। गवर्नमेंट की स्कीम हमारे जो है गवर्नेंस का हिस्सा है, हमारे सोशल जस्टिस वाले पार्ट का भी हिस्सा है और गवर्नेंस वाले पार्ट का भी हिस्सा है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी जो प्री के आंकड़े हैं वो तो बताया ही गया है। इसमें क्या है कि जैसे रोजगार गारंटी 2005 में लाया गया था। ये प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए प्रतिवर्ष 100 दिनों के लिए अकुशल का रोजगार की गारंटी देता है। वर्तमान में 15.51 करोड़ सक्रिय श्रमिक योजना में नामांकित हैं। ठीक है, मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र के लिए गरीबी उन्मूलन साधन के रूप में शुरू किया गया था। उन्हें गारंटीकृत काम और मजदूरी के रूप में सुरक्षा जाल प्रदान करता है। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा। आइए अब अगला न्यूज़ देखते हैं, डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज। इसमें हम अर्थव्यवस्था और विकास के मुद्दे को देखते हैं। इसमें ज़्यादातर चीज़ें हमारे पेपर 2 की रहती हैं, पेपर 3 की रहती हैं, शुरू के 10 टॉपिक से। और चीज़ें इसमें प्री के भी रहती हैं और कुछ चीज़ें इसमें गवर्नेंस पहलू से भी जुड़े होते हैं। क्योंकि देखिए ज़्यादातर विषय यूपीएससी के सिलेबस अलग अलग है, लेकिन जो न्यूज़ आती है ना, या क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। हमें अपने तैयारी के दौरान ये इंटरलिंक्ड अप्रोच ध्यान में रखना होगा कि हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो हमें सोसाइटी भी पता होना चाहिए, हमें गवर्नेंस भी पता होना चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम भी पता होना चाहिए, हमें इंटरनेशनल रिलेशंस के भी बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी भी पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें कई सारे पहलू जुड़े होते हैं। धीरे धीरे देखेंगे, आपको जैसे हम बताते ही जाते हैं, हम देखते ही हैं कि उसमें कई सारे पहलू डिस्कस भी करते हैं। आप भी ऐसा करिएगा। लिखने के दौरान आंसर जब लिखेंगे यूपीएससी मेंस में, तो लिखने के दौरान भी इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखना है। भले वो पेपर 2 में आ रहा है, लेकिन अगर उसमें टेक्नोलॉजी के कुछ पहलू हैं तो आप उसका उल्लेख जरूर करेंगे।
अगर जैसे कि पेपर 2 में गवर्नेंस है, गवर्नेंस में किसी टेक्नोलॉजी ने, कोई नवीन टेक्नोलॉजी आई है जिसने गवर्नेंस में कोई सुधार कर सकता है, तो उसको आप उसमें शामिल करिए। ठीक है, जैसे कि अभी बहुत सारे स्पेस टेक्नोलॉजी में आया, बहुत सारे सैटेलाइट और आदि चीज़ों के आधार पे जो है नेविगेशन सैटेलाइट और जियो ऑगमेंटिव सिस्टम आया, जिससे कि उसकी मैपिंग अच्छी हो गई, फील्ड का आंकड़े अच्छे होने लगे। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है, किसानों के लिए और शहरों के प्लानिंग के लिए, तो आप इसका उपयोग ज़रूर वहाँ पे, आप अपने अलग से क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें ज़रूर लिखिएगा, साइंस वाले में नहीं भी आता है तो अगर आप मेंस के प्रश्न लिख रहे हैं और वहाँ इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उसमें करेंगे। अभी आप इसमें देखिएगा फसल बीमा योजना है, पेपर 3 का जो है किसानों के लिए है, उसमें प्रौद्योगिकी का जो इस्तेमाल होकर नए नए प्रयोग के रूप में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पेपर 3 का भी है, और ये चूँकि योजना एक पॉलिसी है, सरकार ला रही है, तो गवर्नेंस वाले पहलू से भी जुड़ा हुआ है, और इसमें बेहतर बनाने के लिए तकनीकी और उसकी चीज़ों को जोड़ा जा रहा है, तो ये हमारे टेक्नोलॉजी से भी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो हमारा सोचने का डायमेंशन इंटीग्रेटेड होना चाहिए और मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। ठीक है, कई सारे हेडिंग थे, उन हेडिंग को हमने जैसे दिखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वस्तु स्थिति, स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इसमें हम इंडियन इकोनॉमी की जो स्थिति क्या है उसके साथ जो भी न्यूज उस तरह से है उनको एक एक क्रम में हमने इस तरह से सजो लिया है कि हमको एक एक क्रम में, जैसे कि अर्थव्यवस्था में क्या स्थिति है, जैसे यही न्यूज़ है, इसमें एक सर्वेक्षण मंथली था जो है वित्त मंत्रालय का, उसमें बताया कि जो है भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में मध्यम तेज मिडिल फास्ट रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है। यानी बढ़ेगा तो लेकिन मध्यम गति से बढ़ेगा, उस तीव्रता से नहीं बढ़ेगा जिस तीव्रता से बढ़ने की पहले उम्मीद थी। ठीक है, तो घटेगा नहीं, ये बात है, ये पॉजिटिव है। बढ़ेगा, कम बढ़ेगा, ये चिंता का आया, ये चिंता क्या, चुनौती है, ये चुनौती। अब ये चीज़ें नीचे के न्यूज़पेपर में जैसे इसके बाद आया, हम एक बार दिखा देते हैं, फिर इसको धीरे धीरे करके डेवलप करना शुरू करते हैं। ठीक है, मतलब स्टडी करना शुरू करते हैं। अगला देखिएगा, इसी में जैसे एक हेडिंग है 2022-23 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान। एनएसएसओ का डेटा आता है, मतलब हर तिमाही, हर 3 महीने पे एनएसएसओ डेटा देता है इंडियन इकॉनमी के बारे में, जीडीपी के बारे में, उसमें स्थिर कीमतों पे 2000, यानी स्थिर कीमतों मतलब किसी बेस ईयर को मान के, यहाँ पे बेस ईयर 11-12 होगा, और बाजार मूल्य यानी कि वर्तमान कीमतों में। ठीक है, दोनों में अंतर कहीं अगर देखा जाए तो जो मेन अंतर आता है वो आता है किसका, वो अंतर आता है मुद्रास्फीति का। ठीक है, ये आएगा, वो बताएगा कि जो उसमें मतलब इकॉनमी में क्या क्या है वो बताएंगे, वर्तमान में यानी अक्टूबर तक की क्या स्थिति थी। फिर है अक्टूबर 2022 के लिए 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक। चूँकि आपको पता है कि इकॉनमी में औद्योगिक सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सर्विस सेक्टर, औद्योगिक सेक्टर और माइनिंग सेक्टर्स, ये 3 प्रमुख सेक्टर्स होते हैं। उसमें भी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनके बारे में हर मंथली डेटा आता है। मैं रेगुलर हर मंथली जब भी आता है आपको बताता हूँ, वो आया है। इससे थोड़ा सा आपको जानकारी मिलेगा कि पहले इकॉनमी के बारे में पता चलेगा, फिर उसके बाद मंथली जो कोर चीज़ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किसी भी इकॉनमी के लिए कोर होता है, उसमें भी कोर इंडस्ट्री का, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए चीज़ों का जो है इसमें है। ठीक है, इसको देखेंगे। फिर जो है राष्ट्रीय जलमार्ग योजना, आधारभूत संरचना से जुड़ा एक न्यूज़ था। ठीक है, जल मार्ग योजना, वाटरवेज बंदर है ना, ये उसको देखेंगे। फिर इसी में नीचे देखेंगे कि रेलवे में माल ढुलाई, ये देखा जाए तो प्री के लिए, वो भी प्री में भी हर मंथली नहीं आता है, लेकिन जो ऊपर चीज़ देखेंगे उसी के उदाहरण के रूप में आ जाएंगे। ठीक है, वो रहेगा। इसके बाद जीएसटी का संग्रह हर मंथली हम देख रहे हैं, और इसको भी देखेंगे कि इस मंथ में क्या हुआ, इस मंथ में क्या उसी ट्रैक रिकॉर्ड पे है, जो ग्रोथ को जो पीछे देखते आ रहे हैं आंकड़े, क्या उसी रिकॉर्ड पे है, या चीज़ें वो दूसरी हुई और ये दूसरी हुई। फिर इसके बाद जो है औद्योगिक श्रमिकों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आया था, ये बताता है कि मुद्रास्फीति की दर
कंज्यूमर वाले के बारे में देखेंगे कि क्या है, इससे मुद्रास्फीति के बारे में पता चलेगा, फिर इसके बाद ये किसान और कृषि वाला, ठीक है। यानी यहाँ तक के न्यूज़ को हम पहले समझ लेते हैं धीरे धीरे एक साथ, इसीलिए एक साथ कर दिया कि इसको समझना आसान रहेगा, ठीक है। तो मध्यम तेज गति से बढ़ेगा, क्या कह रहा है कि ये पहली बात तो वित्त मंत्रालय ने 24 नवंबर को ये रिपोर्ट में कहा कि बाकी खरीफ की फसल और आवक के साथ मुद्रास्फीति का दबाव कम होगा। यानी जो बातें कही गई, ये वित्त मंत्रालय की 24 नवंबर की रिपोर्ट है। उसमें क्या कहा गया कि वैश्विक स्तर पर मौद्रिक नीति में आक्रामक रुख, यानी कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए विभिन्न सारे देशों, खासतौर से विकसित अमेरिका जो है आदि देशों में टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि ब्याज दर बढ़ाया गया है ताकि कि उसमें जो वहाँ की लिक्विडिटी है, अमेरिका के लिए लिक्विडिटी डॉलर होगी, जो डॉलर है वो कम रहे ताकि मुद्रास्फीति कम रहे। इसके लिए टाइट पॉलिसी जो है, मौद्रिक टाइट पॉलिसी, उसको आक्रामक या ऑफेंसिव पॉलिसी भी बोल देते हैं। टाइट पॉलिसी मतलब वहाँ ब्याज दर थोड़ा बढ़ा दिया गया है, ठीक है। जहाँ ब्याज दर 0% के आसपास था अमेरिका और विकसित देशों में, आज 5 से 6% ब्याज दर है, ठीक है। ऐसे में डॉलर जो है सुरक्षित निवेश की तरफ चला जाएगा, तो डॉलर की कीमतें, डॉलर की मूल्य बढ़ने लगेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, आयात महंगा होगा, हमारा जो है इनपुट का आयात महंगा होगा, और उससे हमारा ऊर्जा का महंगा, आयात जब महंगा हुआ तो हम आयात में ज़्यादातर जैसे जो चीज़ें मंगाते हैं, अगर हम लग्जरी गुड मंगाएंगे तो अच्छी बात है, हमारा पैसा बचेगा। हम ऐसे कोई शौकिया चीज़ मंगा रहे हैं और अगर वो महंगी हो गई तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसका जो झेलना होगा या जो उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो अमीर लोगों पर पड़ता है। लेकिन भारत के जो आयात ज़्यादातर देखा जाए तो वो उसकी प्रकृति ना बड़ी कंपलसरी टाइप की है, या उसमें जैसे क्या है कि हम ज़्यादातर क्या मंगा रहे हैं, उसमें हम ऊर्जा संसाधन मंगा रहे हैं, पेट्रोलियम या गैस वाली चीज़ें मंगा रहे हैं। अब अगर वो महंगा होगा तो हमारा ऊर्जा सेक्टर महंगा होगा, और ऊर्जा की ज़रूरत तो प्रत्येक व्यक्ति को होती है, डायरेक्ट भी होती है जैसे, और उसका अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था की मशीनरी को घुमाने में बड़ा योगदान होता है। अतः ऊर्जा महंगा होगा तो आर्थिक गतिविधियाँ, उत्पादन कास्ट बढ़ेगा, लोगों का कास्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी महंगाई बढ़ेगी और लोगों का क्रय शक्ति क्षमता घटेगी, और जो वस्तुएं उत्पादित होंगी वो महंगी होंगी। तो महंगी होंगी एक तो उससे, दूसरे क्या है कि हम कई ऐसे चीज़ आयात करते हैं जिनका इस्तेमाल स्वतः भी करते हैं और फिर हम उनको बना के अन्य देशों में निर्यात करते हैं। तो जब हमारा इनपुट कास्ट बढ़ जाता है तो हमारा प्रोडक्ट महंगा होता है, फिर हमको जो निर्यात, मतलब डॉलर महंगा होने के कारण, रुपए के सस्ता होने के कारण जो निर्यात का लाभ मिल सकता है, निर्यात का लाभ कैसे मिलेगा वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, हम एक किसी भी देश के लिए क्या ज़रूरी है कि वो जो चीज़ बना रहा है, जैसे हम कोई चीज़ ये बना रहे हैं तो ये मान लिया 10 रुपए का है, ठीक, और 10 अभी क्या है कि $1 बराबर 10 रुपये, इसको मतलब चलो 80 रुपये का ये है, $1 बराबर 80 रुपये का है, ठीक है। हमारी कीमत 80 रुपये है, इसको खरीदने के लिए $1 खर्चा करना पड़े। अब $1 में अगर ये 100 रुपये का हो गया, मतलब $1 की कीमत 100 रुपये हो गई, यानी हमारा रुपया सस्ता हो गया, तो $1 से कम में ही ये चीज़ें मिल जाएंगे, हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ, हमें तो 80 रुपये चाहिए, 80 रुपये मिल गई। लेकिन फॉरेन मार्केट में इसकी कीमत कितनी रह गई, $10.8। तो चीज़ें सस्ती होगी तो कंपेटिटिव मार्केट और ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा निर्यात बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि वैश्विक परिस्थितियां ऐसी हैं कि अमेरिका आदि देशों में मंदी की स्थिति है और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, मुद्रास्फीति ज़्यादा है, सप्लाई सिस्टम्स उस तरह से नहीं है, और दूसरे जो इसको बनाने में इनपुट कास्ट आ रही है कि 80 रुपये, वो अब चूंकि आयात, इसमें ज़्यादातर चीज़ें आयातित हैं, अब वो महंगा हो गया तो इसकी कीमत ऑलरेडी बढ़ जाती है। तो हमें आयात का तो नुकसान उठाना पड़ रहा है, हम निर्यात का जो दाम, डॉलर के दाम बढ़ने से जो है निर्यात का जो हमें लाभ मिलता वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो समस्या क्या है इसमें कि मध्यम तेज रफ्तार से क्यों बढ़ेगी, क्योंकि एक
समस्या क्या आ रही है? अमेरिका की सख्त मौद्रिक नीति। सख्त मौद्रिक नीति ये भविष्य के लिए एक समस्या है। ये क्या करेगा? शेयर बाजार में गिरावट लाएगा, मुद्राओं की विनिमय दर में कमजोरी लाएगा, बांड पर प्रतिफल ऊंचा हो सकता है। ठीक है, तो उस सब का प्रभाव क्या है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक वृद्धि के अनुमान तेजी से गिरावट होंगे। उच्च मुद्रास्फीति और बिगड़ती वित्तीय स्थिति में वैश्विक मंदी की भी आशंका देखने को हो गई है। तो ये सारी चीजें उपस्थित होने के कारण भारत अपना प्रयास तो कर रहा है, लेकिन एक तरह से कहीं ना कि हमारा प्रयास उस तरह से पूरी तरह से फलीभूत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमने चीजें बहुत तेजी से बढ़ाई, हमने ऊर्जा की खपत बढ़ाई। इसका मतलब हम उत्पादन कर रहे हैं, तभी तो हमने ऊर्जा की खपत, आप देखिएगा कोयला का उत्पादन बढ़ेगा, कोयला की मांग बढ़ेगी, विद्युत का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ेगा, पेट्रोलियम आदि का निर्यात बहुत तेजी से होगा। तो ये एक सकारात्मक पहलू है कि अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ रही है एनर्जी की। इसका मतलब है कि आर्थिक गतिविधियां ज्यादा हो रही हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इनपुट कास्ट बढ़ जाने के कारण हम कंपैरेटिव रूप से सस्ते अपने निर्यात का फायदा न ले पाने के कारण, क्यों? एक तो वहां पे महंगाई ज्यादा है, दूसरे वहां पे मंदी ज्यादा है, तो डिमांड कम है। महंगाई ज्यादा है तो भी डिमांड, उसकी मंदी की असर पड़ रहा है। और दूसरे, भारत में भी चीजें महंगी हो जा रही हैं, भारत में भी मुद्रास्फीति का प्रेशर दिखाई देना। चूंकि भाई चीजें अगर आयात महंगी होगी, इनपुट कास्ट महंगा होगा, एनर्जी कास्ट महंगा होगा, तो हमारे यहाँ भी महंगाई दिखने लगेगी। और महंगाई दिखने लगेगी तो हमारे यहाँ भी कहीं ना कहीं ग्रोथ जो है हैम्पर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बात है कि लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी IMF क्यों कह रहा है, वर्ल्ड बैंक क्यों कह रहा है कि भारत जो है ब्राइटनिंग स्पॉट है? वो इसलिए कह रहा है, यहाँ पे देखिए, लचीली घरेलू मांग, हमारी मांग बड़ी इलास्टिक है, मजबूत वित्तीय प्रणाली, हमारी फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत है, और पुनः सक्रिय निवेश, हमारे यहाँ निवेश बड़ी तेजी से दिख रहा है, निवेश हो रहा है खूब बढ़िया। क्यों? क्योंकि एक GST के आंकड़े देखेंगे, अभी आते रहते हैं जो डायरेक्ट टैक्स के आंकड़े, जिसमें निगम कर और आय कर है, देखेंगे उसमें कलेक्शन बढ़ रहा है। यानी GST के तहत इनडायरेक्ट टैक्स में बढ़ रहा है कलेक्शन, यानी चीजें बिक रही हैं, तभी तो GST मिल रहा है। हो सकता है उसमें महंगाई की दर का भी है, लेकिन फिर भी GST बढ़ रही है। GST का कलेक्शन लगातार 1,40,000 करोड़ से ऊपर बना हुआ है पिछले 9-10 महीनों में। ठीक है, पिछले महीने का तो सेकंड रिकॉर्ड था, इस महीने थोड़ा सा घटा है, लेकिन फिर भी वो 1,40,000-45,000 करोड़ के आसपास बना हुआ है, जो 1,40,000 करोड़ के ऊपर का ही आंकड़ा दर्शा रहा है। इससे ये बता रहा है कि चीज़ें बिक रही हैं, सेवाएं हो रही, सेवाएं भी लोग उपभोग कर रहे हैं और वस्तुओं का भी उपभोग कर रहे हैं, उसमें आयात निर्यात भी शामिल है। और उससे क्या है, लोगों की आय बढ़ रही है ना। उसमें जो उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, उनको लाभ मिल रहा है, कंपनियों को लाभ मिल रहा है, तो कंपनियां क्या कर रही हैं? निवेश कर रही हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति के कारण कर्ज महंगा होने से समस्याएं आ रही हैं, लेकिन अब उस पर भी धीरे धीरे मुद्रास्फीति भी कम होती जा रही है। अब 6% के आसपास, नीचे आंकड़े देखेंगे, 6% के आसपास बनी है, जो हमारे टॉलरेबल लेवल के लगभग बराबर है। यानी टॉलरेबल लेवल क्या है कि सहनीय क्षमता क्या है मुद्रास्फीति का, मौद्रिक पॉलिसी कमेटी के लिए केंद्र सरकार ने दे रखा है, वो है 4 ± 2, यानी 4% में 2% ऊपर और 2% नीचे, यानी 2% से 6% तक अगर है तो उसको हम टॉलरेबल लेवल कहते हैं, सहनीय क्षमता बोलते हैं। ठीक है, और पुनर्निवेश चक्र के साथ संरचनात्मक सुधार आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। संरचनात्मक सुधार हम पॉलिसीगत तेजी से ला रहे हैं, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ला रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट लैंड स्कीम ला रहे हैं। ठीक है, हम चक्रीय अर्थव्यवस्था अपना रहे हैं, हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, हमें अगर वहाँ पे हम कोयला से गैसीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी हमारी जो अपने संसाधन हैं उसमें हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। हम ऊर्जा की कीमत बाहर बढ़ रही है तो हम यात्रा के समय को घटा रहे हैं। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे यातायात साधन बने, रेलवे आदि की चीज़ें हों, कि ठीक है डीजल की खपत ही कम कर दो, डीजल महंगा हो रहा है तो डीजल की खपत कम करो, समय कम करोगे तो माल भाड़ा वैसे भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो हमारी चीज़ों का जो उसमें योगदान लॉजिस्टिक कीमतों का है
जो अभी जो है 14% के आसपास है, 13-14%, और वैश्विक औसत 10 है, विकसित देशों में 8 है, जिसको हम 5% की कमी के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी लाए हैं। तो वो सब चीज़ें प्रभावित हो वो सब सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो हमारे घरेलू चीज़ों को लिए घरेलू जो विकास दर है उसको मेंटेन रखेंगे, जो मध्यम तेज गति को मेंटेन करेंगी। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो जो वैश्विक परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं वहीं अब भी दिखती। तब मूडीज नहीं कहता कि भारत 23 में 24 में G20 के सबसे तेज विकसित देश होगा, तब नहीं कहता। तब क्या कहता कि भारत भी वैसे ही होगा जैसे और देश होता। लेकिन कहीं ना कहीं हम सही ट्रैक पे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी घरेलू मांग मेंटेन है, चल रही है। हमारे यहाँ चीज़ें चल रही हैं, हमारे यहाँ मांग है। वो किस रूप में दिख रही है? जीएसटी के रूप में दिख रही है। जीएसटी के रूप में दिख रही है। कस्टमरों जो कार बनाने वाली कंपनियां, जो गाड़ी बनाने वाली कंपनियां हैं, वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों के पास क्रय शक्ति क्षमता बनी हुई है। उसमें बहुत सारा योगदान सरकार का भी, बहुत सारी योजनाओं के तहत जो है सरकार इन्फ्यूज डायरेक्ट नहीं दे रही है, लेकिन बहुत सारी योजनाओं के तहत, जैसे आपने पिछली बार बताया था कि जो है पीएम किसान योजना है, 10 करोड़ लोगों को जो है जा रहा है हर साल 6,000 रुपये, यानी 60,000 करोड़ रुपया इकोनॉमी में ही तो गया। ठीक है, किसानों को बेहतर आमदनी मिल रही है, गन्ने का बेहतर मूल्य मिल रहा है, भुगतान हो रहा है, चूँकि चीनी का मूल्य ज़्यादा है, चीनी मूल्य ज़्यादा है, किसानों को सही ढंग से पेमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है? आय ही तो बढ़ रहा है, आय बढ़ रहा है, रोजगार भी के डेटा भी बता रहे हैं कि रोजगार भी जनरेट होता जा रहा है। तो इससे क्या है कि अर्थव्यवस्था में जो है ना मांग बनी हुई है आंतरिक रूप से, और भारत बहुत तेजी से बड़े पैमाने पर संरचनात्मक स्तर पर सुधार कर रहा है। तो सरकार भी बहुत सारा मांग को बढ़ाए हुए है। ठीक है, जिस वजह से क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था घूम रही है। ठीक है, वैश्विक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ रहा है, नकारात्मक ही पड़ रहा है, लेकिन उतना नहीं पड़ रहा है जितना हमें पढ़ना चाहिए। और चूंकि हम ब्राइटिंग स्पॉट के रूप में हैं, ऐसे में अन्य देशों से निवेश आ रहा है हमारे पास। हमारा निवेश एफडीआई के रूप में देखेंगे, एफआईआई के रूप में देखेंगे, या पिछली बार हमने देखा था सॉवरेन फंड के रूप में जो है भारत में निवेश आ रहा है। वो निवेश कहाँ लगेगा? अर्थव्यवस्था में लगेगा। अर्थव्यवस्था में लगेगा तो अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाने का काम करेगा। ठीक है, तो लचीलू घरेलू मांग क्या क्या इसके हैं? अगर देखा जाए तो सकारात्मक क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था का? भारतीय अर्थव्यवस्था का सकारात्मक पक्ष जो ये बता रहा है, पहला घरेलू मांग, और क्या है? मजबूत वित्तीय प्रणाली। ठीक है, इसमें है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, थोड़ा लिखा भी दे रहे हैं। ठीक है, निवेश का उच्च स्तर, निवेश का उच्च स्तर, और क्या क्या है? संरचनात्मक सुधारों की सकारात्मक पहलू। ठीक है, सारी चीज़ें लिखी है इसको। ये इस वजह से जो है घरेलू मांग बढ़िया है, मजबूत वित्तीय प्रणाली है, निवेश का उच्च स्तर है, संरचनात्मक सुधारों का सकारात्मक पहलू दिखा दिए कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है, पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, बढ़ो, हम क्या करेंगे? यात्रा के समय को कम कर देंगे, डीजल पेट्रोल बचने लगेगा। ठीक है, तो साथ साथ वो भी चीज़ रही, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आ रही है, ट्रकों को कम रोड पे खड़ा होना, ये सारी पहलू ध्यान दिया जा रहा है। इनसे क्या हो रहा है कि वो चीज़ें जो है मिटिगेट हो जा रही हैं। अगर वो चीज़ें नहीं रहती तो हम और तेज़ी से बढ़ते, लेकिन वो चीज़ें हैं, फिर भी ये सारी चीज़ें उन समस्याओं को कंपनसेट करके भी हमको विश्व का ब्राइटन स्पॉट बना रखा है। विश्व का G20 अर्थव्यवस्थाएं, दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, भारत उसका अध्यक्ष भी हो गया, अध्यक्षता भी मिल गई है, आप लोगों को पता होगा। और अगले 2 सालों तक हम G20 के सबसे तेज़ी से विकसित अर्थव्यवस्था होंगे। तो दुनिया
आईएमएफ कह रहे हैं कि भारत से सीखने की ज़रूरत है कि कैसे अपने नीतियों को बनाएं, अपने घरेलू मांग को भी मेंटेन करें, संरचना को भी सुधारे रखें, है ना, और वित्तीय तंत्र को भी मजबूत रखें और पारदर्शिता भी लाएं नियमों कानूनों में, ताकि अन्य क्षेत्रों का भी आकर्षण बढ़े। एक तरफ चीन की पारदर्शी नीतियों के कारण जहां वहां पे जो उनकी जो भाई दुनिया का सबसे बड़ा सप्लाई मार्केट सप्लाई जो है पावर जो है सुपर पावर कर दो, सप्लाई सुपर पावर चीन है, लेकिन अब चीन प्लस की बात होने लगी, चीन के विकल्प तलाशने की बात हो रही है। और विकल्प की जब बात आती है तो भारत उनसे कहीं बेहतर उपलब्ध हो रहा है अपनी नीतियों संरचनाओं के आधार पे, क्योंकि हमारे यहाँ नीतियाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आ रही है, खुला है, और हमने एक स्थापित मानदंड स्थापित कर दिया है कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं जहाँ पे कानून का शासन है और नियम कानून आदि का महत्व है। यानी हम पारदर्शी शासन व्यवस्था हैं, हम पे विश्वास किया जा सकता है। हम पिछले 6-7 दशकों में ये बात साबित कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके सकारात्मक परिणाम हमको देखने को अवश्य मिलेंगे। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि अब बाकी पढ़ लीजिएगा। जैसे खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल के 2 महीनों को छोड़कर 7 से अधिक रही, चिंता का विषय है, लेकिन अक्टूबर में 6.8% आ गई है, ठीक है। और उसमें रोजगार गिरफ्तार पिछले महीने इस साल अपने सबसे निचले स्तर पे आ गई है। देखिए ये आंकड़ा क्या बता रहा है कि रोजगार गारंटी योजना निचले स्तर पे आ रही है। इसका मतलब पिछले महीने इस साल में अपने सबसे निचले स्तर पे आ गई है। ये ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। ये कहता है कि आपको कहीं रोजगार नहीं मिलेगा तो हम आपको 100 दिन का रोजगार देंगे। अब इसका मतलब है कि लोग इसमें कम मांग कर रहे हैं रोजगार का। इसका मतलब है कि लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध हो रहा है और जो न्यूनतम मजदूरी है उससे ज़्यादा उपलब्ध हो रहा है, तभी तो उसमें जा रहे हैं, मनरेगा की तरफ मांग नहीं कर रहे हैं। इसका ये है कि ये दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियाँ अच्छे से हो रही हैं, वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जनरेट हो रहा है। रोजगार जनरेट होगा तो आय जनरेट होगा, और आय जनरेट होगा तो मांग जनरेट होगा, मांग जनरेट होगा तो अर्थव्यवस्था उसको पूरा करने के लिए उत्पादन करेगी, या उत्पादन हुआ रहेगा तो उसके लिए मांग बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे ये प्रेरक मांग जो होता है अर्थव्यवस्था में वृद्धि का प्रेरक काम करता है, ठीक है। बाकी देख लीजिएगा क्या क्या है। इसी तरह से अगर आंकड़े को देखें, स्टैंडर्ड आंकड़े जो हर तिमाही में आते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा दिया गया था, ये आंकड़े हैं स्थिर 2 आधार, ये सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी के अनुमान स्थिर मूल्यों पर 2011-12 और मौजूदा कीमतों पर। अब इसको ज़रा थोड़ा सा समझ लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। स्थिर कीमत, देखिए अर्थव्यवस्था में जो सकल घरेलू उत्पाद है, हालांकि नीचे लिखा हुआ है, पढ़ भी लिए होंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। सकल घरेलू उत्पाद जो क्या होता है कि अगर ये एक देश है, एक ये देश है, इस देश की सीमा के अंदर जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, वस्तुओं मतलब अगर ये पेन बन रहा है वो, सेवाओं यानी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो, ये दोनों सेवा। जैसे एक गाड़ी ले लिए, उस गाड़ी का जो गाड़ी है, टायर है आदि है, वो वस्तु हुआ, और जो मैकेनिक उसको बनाता है वो सेवा दे रहा है, ठीक है। तो पेन वस्तु, टीचर का जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो सेवा। इसको सिंपल समझिए। तो जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उन सभी का मार्केट मूल्य, बाजार मूल्य जो है सकल घरेलू उत्पाद होता है, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? एक सीमा, यानी जिसे देश कहते हैं कि देश के भीतर एक समय, यानी जिसे एक वित्तीय वर्ष कहते हैं, एक सीमा में, एक घरेलू सीमा में, एक वित्तीय वर्ष में जितने वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसको वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उन सब का योग क्या होता है? मार्केट कीमत पे बाजार मूल्य क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद होता है। इसकी गणना करने के लिए कि दोहरा न हो, वैल्यू एडिशन या मूल्य संवर्धन की बात की गई है। जैसे गेहूं उत्पादन हुआ, एक बार उसको जोड़ दिया जाएगा। गेहूं पहले था नहीं, आया, ऐड हो गया। गेहूं का आटा बना, कुछ वैल्यू बढ़ा। जैसे 10 रुपये किलो गेहूं है तो 12 रुपये हुआ, तो बढ़ा क्या? 2 रुपये, वो ऐड हो गया। आटे की क्या बनी?
ब्रेड बना तो जो ब्रेड बना, कहीं होटलों में रोटी बनी तो जो रोटी का अंतर आएगा वो देखा जाएगा, और जो ब्रेड बना तो ब्रेड का जो अंतर आएगा तो ये मूल्य संवर्धन। तो ऐसे सारे मूल्यों को संवर्धित कर देते हैं साल भर के अंदर बाजार मूल्य पे, तो जीडीपी निकल जाती है। ठीक है, इसी से एक जुड़ा टर्म होता है जीएनपी, राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद। वो इस जीडीपी में, इसमें भारतीय और दूसरे देश के नागरिकों के द्वारा भी जो उत्पादन किया जाता है उसका मूल्य होता है। ठीक है, राष्ट्रीय में क्या होता है कि यहाँ पे जो नेशनल, जो विदेशी लोग इनकम करेंगे उनको इसमें से निकाल दिया जाता है, और जो भारतीय राष्ट्रीय कहीं और कमाए रहते हैं, कौन और उत्पादन करते हैं, उसको इसमें जोड़ दिया जाता है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकल जाता है। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, बस इतना समझ लीजिएगा सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। एक देश के एक पर्टिकुलर समय में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यवर्धित योग जो है सकल घरेलू उत्पाद होता है। इसको हम दो आधारों पर देखते हैं, इसकी वृद्धि दर को। देखिए, अगर सिर्फ मूल्य दर की बात करेंगे तो 10 रुपये की चीज़ है, पिछली बार 10 की थी। आज ये पेन, पिछली बार 10 पेन उत्पादित हुआ तो 100 रुपये जीडीपी हुई। इस बार इस पेन की कीमत 20 रुपये हो गई, और अगर 8 पेन उत्पादित हुआ तो 160 रुपये मार्केट वैल्यू हो गई। तो देखिए, पहले 100 रुपये थी पिछली बार और इस बार 160 रुपये हो गई, तो अंतर कितना आया? 60% का ग्रोथ। लेकिन क्या ये वाकई में 60% का ग्रोथ है? नहीं। क्यों? पहले इसका दाम 10 रुपये था, ठीक है, आज इसका, पहले ये 10 उत्पादित हुई थी और आज ये 8 उत्पादित हुई है, तो कहीं ना कहीं इसमें 20% की घटौती हो गई। और हम आंकड़े जितनी वस्तुओं और सेवाएं हैं उनका देखते कि कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई। हालांकि हम अपनी सुविधा के लिए बाजार मूल्य लेते हैं कि हमें पता रहे कि कितने, उसको क्वांटिफाई, मतलब मौद्रिक मूल्य के आधार पर आंकड़े कर लेते हैं, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य होता है कि हमने कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया। ठीक है, तो इसमें समस्या वही आती है कि फिर क्या किया जाए? फिर होता है कि हम एक आधार वर्ष रख लें, उसकी कीमत को मान के फिर हम देखते हैं। जैसे हमने मान लिया कि 2011-12 को आधार वर्ष रखा, 2011-12 में इस पेन का दाम 10 रुपये है, तो हम इस पेन का गणना करेंगे। जैसे पिछली बार मान लिया 10 किया, इस बार 8 किया, तो 10 से करेंगे तो हमें रियल पता चल जाएगा कि हमारी इकोनॉमी घटी है। अगर 12 हुआ है तो बढ़ी है। तो इसलिए आधार वर्ष इसलिए लिया जाता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है इकोनॉमी में, उसका पता चल सके। इसीलिए उसको स्थिर कीमतों पर या वास्तविक जो है सकल घरेलू उत्पाद करते हैं। मौजूदा कीमत में आप तो जान ही रहे हैं, जो बता दिया कि जो वर्तमान में जो कीमतें हैं उसमें जो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को ऐड कर देंगे तो निकल जाता है। इसलिए अक्सर हमेशा देखा जाएगा, अगर मौद्रिक स्फीति अवस्फीति नहीं है, यानी मुद्रा की स्फीति कम, अवस्फीति भी होता है, वो नहीं है और स्फीति दर है, तो हमेशा जो है मार्केट प्राइस हमेशा स्थिर वैल्यू से ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें जो आंकड़े हैं वो हम बता देते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, बाकी प्री के आंकड़े हैं। जैसे कि 2022-23 की दूसरी तिमाही में स्थिर कीमतों पर वास्तविक जीडीपी, ठीक है, 38.17 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि 2021-22 में 35.89 लाख करोड़। तो 35 में से 38 बढ़ा, तो ये आंकड़ा जब निकाला गया प्रतिशत दर में तो 6.3% की, इस तिमाही में 6.3% की ग्रोथ रेट आई। और पिछली बार 2021-22 में 2020 के आधार पे जब निकालेंगे तो 8.4% ग्रोथ रेट निकालते कैसे हैं? जैसे अब अगर हमें ग्रोथ रेट 22-23 का निकालना है तो 22-23 का जो मूल्य है, थोड़ा सा मैथ भी पढ़ाना ही 22-23 का जो है कीमत, ठीक है, उसमें से 21 वाले को निकाल के नीचे 21 वाले से भाग देके 100 का गुणा कर देंगे, इतना ही परसेंट आएगा। ठीक है, यानी कि 38.17 माइनस 35.89 बटा 35.89 गुणे 100 करेंगे तो ये आंकड़ा आपका 6.3 आएगा। 21-22 के लिए फिर वो नीचे जो है 2020-21 के आंकड़े हमें चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड। और अगर देखिए, और इसी तरह से 22-23 में दूसरी तिमाही में नॉमिनल जीडीपी यानी जो मौजूदा कीमतों पर देखिए तो ये आंकड़ा कितना है? 65.31 लाख करोड़।
एक्चुअल पे कितना आ जा रहा है 38.17 करोड़, और इसमें जो वृद्धि दर है 21-22 की दूसरी तिमाही में 19% की वृद्धि दर की तुलना में 16.2%, यानी कि नॉमिनल आधार पे या मौजूदा कीमत पर देखेंगे तो वृद्धि दर 16.2 है, लेकिन एक्चुअल आधार पे देखेंगे तो 6.3 है। ये जो अंतर है ना, यही मुद्रास्फीति के रूप में दिखाई देता है। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इसके आगे देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।